Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 24th नवंबर। तो चलिए देखते हैं 24 नवंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आपके हैं ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये जो जुर्माना है वो करने का फैसला लिया है। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी उपाय के तौर पर मास्क लगाने के महत्व को बल देने के लिए और दिल्ली वासियों द्वारा मास्क लगाने के लिए बरती जाने वाली लापरवाही को ध्यान में रखकर हाल ही में दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब जो होगी वो बिना मास्क जो जुर्माना होगा मास्क नहीं लगाने का वो होगा 2000 रुपये। फ्रेंड्स, कोरोना को हाल ही में मद्देनजर रखते हुए कुछ और भी स्टेट्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपने एसओपी रूल्स में थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट की है और फाइन में भी यहाँ पे इजाफा किया है। फॉर एग्जांपल के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में आज के दिन यानी पिछले कल ये फैसला किया कि जो बिना मास्क घूमेगा मार्केट में या फिर आपको दिखेगा तो उनके ऊपर जो जुर्माना है वो अब 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये जुर्माना पहले 500 था लेकिन इससे भी बढ़ाकर अब स्टेट गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप ये लिया कि जितने भी स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के वो 31 दिसंबर तक अब बंद रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पे बात की गई है जितने भी सरकारी कर्मचारी ऑफिस है वो आपका 50% ऑक्यूपेशन के साथ आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, 50% कैपेसिटी के साथ वो आपके सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। तो ये कुछ स्टेट हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट की बैठक में पिछले कल जो है फैसले लिए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में ये फैसला किया गया कि यहाँ पर जो है इन चारों स्टेटों पे कर्फ्यू लगेगा शाम को रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ठीक है, तो इतने टाइमिंग के बीच में ये यहाँ पे है जो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश स्टेट में कर्फ्यू भी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे मेरी भी पर्सनल अपील है कि जितना हो सके आप भी फ्रेंड्स जब भी घर से बाहर निकले, ठीक है, तो प्रॉपर मास्क पहने, अपने फेस को कवर रखे और सेकंड बात है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो फॉलो करें और अपने साथ आपके साथ जो भी है उसे भी आप थोड़ी सी गाइडलाइन जो बता सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी कोरोना से बच सकें। क्योंकि फ्रेंड्स रिसेंटली हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी जो है पिछले महीनों के मुकाबले अगर इस वीक का कंपेयर करें तो लगभग 8.1% की हमें बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली है। कोरोना जो वायरस से मरीज होते हैं उनमें इजाफा पाया गया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट आपकी दिल्ली ने भी और इंक्लूडिंग आपकी नॉर्दर्न स्टेट स्पेशली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स ने भी अपने जो है यहाँ पे एसओपी रूल में कुछ चेंजेस किए हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ठीक है, इस तौर पे ना याद रखें कि यहाँ पे पेपर से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कुछ गाइडलाइन है जो आपके लिए इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी वो कोरोना 19 वैक्सीन कंपनी जिसने हाल ही में दावा किया है कि उसकी जो वैक्सीन है वो 95% जो पॉजिटिव निकले, उसके रिजल्ट निकले हैं? आपके ऑप्शन ए मॉडर्ना, ऑप्शन बी जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन सी सनोफी या फिर ऑप्शन डी फाइजर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी फाइजर। तो हाल ही में सुप्रसिद्ध अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और इसके जर्मन सहयोगी बायो एनटेक ने 18 नवंबर 2020 को इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 का परीक्षण पूरा कर लिया है और कोरोना वायरस के मरीजों पर इस अंतिम चरण के ट्रायल के बाद फाइजर का BNT 162b2 कोविड वैक्सीन 90% जो है वो 95% जो है वो पॉजिटिव इसके रिजल्ट पाए गए हैं। तो इन दोनों कंपनियों की यह दावा किया है कि अब तक कोई गंभीर सुरक्षित मुद्दा सामने नहीं आया है और इस कोरोना वैक्सीन का अमेरिकन सहित अन्य देशों में भी करीबन 44,000 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया और जिसके जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो 95% पॉजिटिव निकले हैं। तो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि जो फाइजर कंपनी है उन्होंने ये दावा किया है फाइजर वैक्सीन का। ठीक है, फाइजर कंपनी ने दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 95% उसके जो ट्रायल थे, रिजल्ट थे, वो क्या है पॉजिटिव निकले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब जल्द ही आपको मिल जाएगी आपके नेक्स्ट मंथ तक कोविड-19 की वैक्सीन
जो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसके ऊपर ही फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पेशली इसके ऊपर सेपरेट से मीटिंग करने का फैसला लिया है और वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह जो है पूरी कंट्री के अंदर कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए जो वैक्सीनाइजेशन है वो किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आपने मुझे बताना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है। ठीक फ्रेंड्स, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन है इंडिया के। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। ठीक फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो फाइनली पाकिस्तान ने अपने जेडीयू यानी कि जैश ए मोहम्मद के चीफ जो है हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। ठीक फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान के आतंकवाद आरोधी न्यायालय यानी कि एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 19 नवंबर 2020 को जेडीयू यानी कि जैश ए मोहम्मद चीफ और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में 10 साल के कैद की जो है वो सजा सुनाई है। तो फाइनली पाकिस्तान ने इंटरनेशनल दबाव में आते हुए और काफ़ी इंडिया का भी इंटरनेशनल दबाव में ऐसे यूनाइटेड नेशन में कंटिन्यू पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए जो है पाकिस्तान ने फाइनली जो है अब आके उसके पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फाइनली अब जो है हाफिज सईद को जो कि जैश ए मोहम्मद के और 26/11 जो हमला हुआ था इंडिया में उसके मास्टरमाइंड थे उसको जो है 10 साल की सजा सुनाई है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है। आपका ऑप्शन है ए जल विवाद, ऑप्शन बी सीबीआई क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी देश की सीमाओं की सुरक्षा या फिर ऑप्शन डी संबद्ध राज्यों में खाद्य पदार्थों का भंडारण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि केंद्र सरकार को बिना राज्य की अनुमति के बिना जो है वो सीबीआई क्षेत्राधिकार में घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सीबीआई को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में बिना स्टेट की परमिशन के। तो जस्टिस BR गवई और AM खानविलकर की पीठ ने सीबीआई के कामकाज को नियंत्रण करने वाले DSPA यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 5 और 6 का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि यह देखा जा सकता है कि भले ही धारा 5 और 6 में केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा भी किसी राज्य में DSPA सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति हो, लेकिन जब तक संबंधित राज्य DSP अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने राज्य क्षेत्र के भीतर इस तरह के विस्तार के लिए अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक केंद्र सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती। तो सेंट्रली सिंपल सी बात है, इसमें ये बात की गई है कि अगर आप सीबीआई को जो है अगर आपको सीबीआई को किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड काम करना है, उसको सॉल्व करना है, तो उनको पहले जो है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और बात करूँ फ्रेंड्स जो दिल्ली सीबीआई है फ्रेंड्स, जो सीबीआई है वो फ्रेंड्स काम करती है आपका DSP यानी कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अंडर काम करती है और ये एक सेंटर की एजेंसी होती है फ्रेंड्स जो काम करती है क्रिमिनल इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। अगर इसको स्टेट में घुसना होगा तो इससे पहले जो था वो सेंटर जो परमिशन देती थी, घुस जाती थी, लेकिन रिसेंटली आपने देखा ही होगा वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दखल दिया और यहाँ पर ये माना है कि अगर सीबीआई को किसी स्टेट में घुसना है तो उसको पहले स्टेट की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 5, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। आपका ऑप्शन ए 17 नवंबर, बी 18 नवंबर, सी 19 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 20 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और इस साल जो इसकी थीम थी फ्रेंड्स वो थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सस्टेनेबल आपका सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इस बार की थीम है और लगभग 4.2 बिलियन लोग स्वच्छता तक उचित पहुंच के बिना कैसे रह रहे हैं इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है। तो खुले में शौच करने से चारों ओर तरफ फ्रेंड्स क्या होता है आपकी गंदगी और दुर्गंध फैलने के साथ ही कई किस्म की बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। तो खुले में शौच करने का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में आज भी आधी से अधिक आबादी बिना शौचालय के जीवन यापन करने को मजबूर है। तो फ्रेंड्स मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन को, जिसकी बदौलत आज जो है इंडिया की काफ़ी ऐसी स्टेट है इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जो आपके खुले के शौचालय से फ्रेंड्स जो मुक्त हो चुकी हैं। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में 100% घर में जो है आपको टॉयलेट मिलेंगे। ठीक है, 100% घर में आपको हर घर में जो आपको टॉयलेट देखने को मिलेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। और ये सब मुमकिन हो पाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, चाहे वो अर्बन हो रूरल हो, दोनों ही इन मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर जो है इस मिशन को जो कंप्लीट किया करने में सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? आपका क्वेश्चन है ए लाल लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा, या फिर ऑप्शन डी नीला पीला हरा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लाल नीला हरा। फ्रेंड्स आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, वहां पे भी ये 3 रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा लाल नीला हरा, जो होता है फोटोग्राफी का मेन कलर होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फ्रेंड्स बाकी कलर जो है बनते हैं। नेक्स्ट बात करूं क्वेश्चन नंबर 7, गुलामगिरी नामक पुस्तिका या पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी ज्योतिबाई फुले, या फिर ऑप्शन डी दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबाई फुले जो है फ्रेंड्स, इन्होंने ही आपका लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक, और ये लिखी थी इन्होंने 1873 में। इंपॉर्टेंट डेट आपसे याद रखें, 1873 में इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक, और इस पुस्तक में अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। तो अमेरिका में जो फ्रेंड्स साल्वेशन होती थी या दास प्रथा थी, उसके ऊपर आधारित ये बुक लिखी थी ज्योतिबाई फुले ने। और ये आपके एक फ्रेंड्स एक अच्छे एजुकेटर होने के साथ ही फ्रेंड्स एक अच्छे जो थे वो हमारे रिफॉर्मिस्ट भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमेशा जो है इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म की बात करते थे, और ये स्पेशली ये जो करते थे फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करते थे डोमिनेशन थी जो किसकी, सुप्रीमेसी को क्रिटिसाइज करते थे, ब्राह्मण सुप्रीमेसी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर कास्ट के जो रूल को ऑलवेज डोमिनेट करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गुलामगिरी पुस्तक लिखी है, वो लिखी है ज्योतिबाई फुले ने। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। तो जिस वक्त इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली यानी कि 1948 में 47 में, उस वक्त जीवित राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। फ्रेंड्स ये जो थे आपके उस वक्त फर्स्ट जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर भी थे, यानी कि जेपी कृपलानी। महात्मा गांधी की बात फ्रेंड्स को बात करो तो महात्मा गांधी ने ओनली आपका एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को जो है उसको उसकी प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बने हैं, वो बने आपके बेलगांव, और ये होने थे 1924 में। ठीक है, और बात करूँ सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जो कि 1925 में कानपुर में जो थी ये बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो कानपुर में अध्यक्ष बनी थी 1925 में इंडियन की फर्स्ट फीमेल कौन? सरोजिनी नायडू। अगर सिंपल फीमेल की बात करो कि कौन फर्स्ट फीमेल थी, तो वो थी फ्रेंड्स आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन इंडियन फीमेल की बात करें तो वो थी 1925 में सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन यानी आपकी नंबर 1 स्टेटमेंट है लोकसभा, नंबर 2 स्टेटमेंट आपकी राज्यसभा, नंबर 3 स्टेटमेंट विधानसभा सदस्य। तो आपका क्वेश्चन है राज्यसभा को का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो फ्रेंड्स जब राज्यसभा के सभापति को सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन जो है उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है? आपके ऑप्शन ए केवल ए यानी कि लोकसभा, ऑप्शन बी यानी कि 1 और 2 यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी ए 1 2 3 यानी कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ओनली। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है फ्रेंड्स उसे जो इलेक्ट करते हैं केवल राज्यसभा वाले करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वही डायरेक्टली जो होता है राज्यसभा का सभापति भी होता है, उसे जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा वोट करके इलेक्ट किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? आपका क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो एरिया वाइज बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया से जो बड़े हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राजील भी है, कनाडा भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो भारत जो है वो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया जो है वो भारत से छोटा है। तो एरिया वाइज जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा जो है भारत से बड़े हैं। ठीक है, और भारत का जो रैंक है दुनिया में वो 7वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, और पॉपुलेशन बात करें तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो हम आते हैं सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे चाइना। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने देखे 24 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक जो है वो डाल दिए हैं, अब वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।